हेलो फ्रेंड्स, आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10th के मैथ्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक क्वेश्चंस को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे जिससे कि कमज़ोर से कमज़ोर छात्र को भी मैथ्स आसानी से समझ में आ सके और वो भी बोर्ड एग्जाम 2024 में अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से कर दें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक सॉल्व कर लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्तों की परिधियों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ हमें ज्ञात करना है जो नया वृत्त है और पुराना वृत्त है उनकी परिधि का अनुपात। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि जो नया वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या r1, यहाँ पर इस तरीके से नया वाला वृत्त की त्रिज्या के लिए हम मान लेते हैं r1 और r1 बराबर, तो नया वाला जो वृत्त है उसकी त्रिज्या पुराने वाली वृत्त की त्रिज्या से दुगनी है तो r1 बराबर 2 हो जाएगा। और यहाँ से जो पुराना वाला वृत्त है इस तरीके से इसको हम ओल्ड लिख दे रहे हैं और इसे r2 से सूचित कर देते हैं। तो r2 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1, क्योंकि जो नया वाला वृत्त की त्रिज्या है वो पुराने वाले वृत्त की त्रिज्या से दुगना है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये 2 है, जो नया वाला वृत्त की त्रिज्या है वो 2 है और पुराना वाला जो वृत्त की त्रिज्या है वो है 1। अब यहाँ पर हमें परिधि ज्ञात करना है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r। तो यहाँ पर हम r की जगह पर r1 रखेंगे नए वाले वृत्त के लिए r1 अनुपात और 2 पाई पुराने वाले वृत्त की त्रिज्या के लिए यहाँ पर r2 रखेंगे। तो यहाँ 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाता है तो r1 के जगह पर 2, तो यहाँ पर 2 रख देंगे और r2 के जगह पर 1। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है 2:1, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे तथा 8 घंटे का समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। यानी कि तीनों प्रस्थान बिंदु पर वापस कब मिलेंगे। तो जब भी इस तरह का हमें क्वेश्चन दिया गया हो तो हमेशा ये जो समय दिया हुआ है उसका हम एलसीएम ज्ञात करते हैं, यानी कि 3,4,8 का एलसीएम। तो 3,4,8 का एलसीएम हो जाता है 24 और यहाँ समय घंटा में है तो यहाँ पर 24 घंटा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 24 घंटा। तो इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए तो हम इसका एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो यानी कि 24 घंटे बाद वो तीनों धावक पुनः जो है प्रस्थान बिंदु पर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्तों के परिधियों का अनुपात होगा। तो यहाँ पर पुराने से नए वृत्तों के परिधि का अनुपात पूछा है। तो जो पुराना वाला है वृत्त उसके लिए हम त्रिज्या r1 मान लेते हैं, यहाँ पर r1 हो जाएगा 1। और जो नया वाला वृत्त है नया वाला उसको हम r2 से सूचित करते हैं और यहाँ पर हो जाएगा, चूँकि यहाँ दिया गया है कि वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाती है तो यहाँ पर जो नया वाला है वो अब 1/2 ले लेते हैं, यानी कि आधा हो जाता है। तो परिधि का अनुपात पूछा है तो यहाँ से पुराना अनुपात नया, तो पुराने वाले वृत्त की परिधि के लिए 2 पाई r1 अनुपात और नए वाले के लिए 2 पाई r2। तो यहाँ से 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया और r1 की जगह पर 1 रखेंगे, अनुपात r2 जो है आधा हो जाता है यानी कि 1/2। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई इसे करा लेते हैं, यानी 2 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 अनुपात और 1 में 1 से कराएंगे तो 1। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है 2:1, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो पुराने से नए वृत्तों के क्षेत्रफल का इस बार अनुपात पूछा है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो पुराना वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या r1 ओल्ड, यानी कि जो पुराना वाला वृत्त है इसको हम ओल्ड इस तरीके से लिख लेते हैं, r1 जो कि पुराना वाला वृत्त है और इसकी त्रिज्या यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 1 अनुपात में है और जो नया वाला है उसकी त्रिज्या r2 से सूचित करते हैं और इसका अनुपात हम 2 ले लेते हैं। क्योंकि यहाँ दिया हुआ है कि वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाती है तो पुराने एवं नए वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, तो पहले मान लेते हैं कि त्रिज्या 1 था और अब जब दुगना कर दिया जाता है तो त्रिज्या 2 हो जाता है।
अब हमें क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो आर की जगह पर यहाँ पर पुराना वाला तो R1 रखेंगे और इसका स्क्वायर अनुपात पाई R2 का स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, R1 का स्क्वायर यानी कि R1 की जगह पर 1 रखेंगे, यहाँ पर 1 का स्क्वायर और अनुपात R2 की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर होता है 1 अनुपात 2 का स्क्वायर होता है 4। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1 अनुपात 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। एक घन का आयतन 125 मीटर क्यूब है, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर घन का आयतन दिया गया है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। तो घन का आयतन बराबर हम जानते हैं कि घन का आयतन, ये घन का आयतन दिया गया है 125 मीटर क्यूब। तो घन का आयतन का फॉर्मूला होता है यहाँ से भुजा का क्यू बराबर हो जाएगा 125। तो यहाँ पर हमें भुजा ज्ञात करना है, तो भुजा बराबर हो जाएगा, चूंकि लेफ्ट साइड में भुजा का क्यू है तो सिर्फ जब हम भुजा ज्ञात करेंगे तो भुजा बराबर हो जाएगा क्यूब रूट में, इस तरीके से 125 क्यूब रूट में। तो सिर्फ भुजा ज्ञात करना है, तो भुजा बराबर हो जाएगा, हम 125 को 5 गुने 5 गुने 5 के रूप में लिख सकते हैं, बराबर हो जाएगा भुजा इसका 5 मीटर। चूंकि यहाँ पर क्यूब रूट में है तो 3 गो का हम एक बाहर निकालते हैं, तो इसका हो जाएगा भुजा 5 मीटर। अब हमें इसका संपूर्ण यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है घन का। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर। ये घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। तो 6 है तो 6 रख देंगे और a जो कि भुजा है तो भुजा की जगह पर यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर देते हैं। तो 6 का 6 और गुना 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 25 में 6 से गुना करेंगे तो 150 और ये क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है 150 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल x स्क्वायर, y स्क्वायर एवं z स्क्वायर है, तो उसका आयतन भी बराबर होगा। तो यानी हमसे घनाभ का आयतन पूछा है, तो पहले हम इसे चित्र से समझते हैं। जैसे कि ये जो है हमने एक घनाभ इस प्रकार से खींचा, तो यहाँ से इसके 3 संलग्न फलक यानी कि एक इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है x स्क्वायर, इसका y स्क्वायर और इसका z स्क्वायर। तो हमसे पूछा है घनाभ का आयतन। तो हम जानते हैं कि घनाभ का आयतन होता है, घनाभ का आयतन यानी कि वॉल्यूम। तो घनाभ का आयतन बराबर हो जाएगा LBH। तो यहाँ पर इसके जो दिए गए हैं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो यहाँ पर XYZ के रूप में है, तो इसका आयतन हो जाएगा XYZ। तो घनाभ का आयतन इस बाई ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा XYZ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी बारंबारता का बहुलक होता है, तो इसे हम ऑप्शन से समझते हैं। तो ऑप्शन ए है कम से कम बारंबारता मान। तो बारंबारता का बहुलक कम से कम नहीं हो सकता। माध्यतम मान, तो माध्यतम मान भी नहीं हो सकता है, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। सी ऑप्शन अधिकतम बारंबारता मान, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि किसी भी बारंबारता का जो बहुलक होता है वो सबसे अधिक बार जो भी नंबर आएगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा अधिकतम बारंबारता मान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1,3,0,3,1,3, इसका हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन में देख पा रहे हैं कि ऑप्शन ए में 0 है, तो इस क्वेश्चन का 0 आंसर नहीं होगा, क्योंकि 0 एक ही बार आया हुआ है। अगर हम 1 को लें तो 1 यहाँ पर 2 बार आया हुआ है, तो यह भी नहीं हो सकता, और 2 तो इस डेटा में आया ही नहीं है, तो 2 भी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है, क्योंकि 3 जो है वो 3 बार आया है, यानी अधिकतम बार आया है। तो जो भी डेटा अधिकतम बार आएगा वही इस क्वेश्चन का यानी कि बहुलक होगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो ये सब क्वेश्चन आप डायरेक्ट याद रखेंगे कि निश्चित घटना की जो प्रायिकता है वो सदैव यहाँ पर निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1 होगी। जो घटना की प्रायिकता है वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन 0 से छोटा यानी माइनस में और 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 0 और 1 के बीच होगा। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 0 1 के बीच, लेकिन 1 से बड़ा नहीं होगा और 0 से छोटा नहीं हो सकता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 60 कि निम्न में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं है। तो जहां पर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ ऑप्शन ए में माइनस में 5 है, तो यह जो है घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर हम डी को सुधार लेते हैं, यहाँ 1.4 करके दिया हुआ है, इसको हम 0.4 लिख लेते हैं, क्योंकि प्रायिकता का मान 1 से बड़ा भी नहीं हो सकता है, तो इसलिए हम इसे 0.4 मान ले रहे हैं। यहाँ पर इसको सुधार लेंगे, 0.4 कर लेंगे। तो क्वेश्चन में पूछा है कि घटना की प्रायिकता नहीं होती है, तो हो जाएगा आंसर -5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। यदि tan थीटा बराबर 5/12 तो sin थीटा का मान क्या होगा? तो tan थीटा बराबर हम जानते हैं लंब बटा में आधार, तो लंब बटा में आधार। तो यहाँ पर हमें sin थीटा का मान ज्ञात करना है, तो sin थीटा बराबर होता है क्या? तो sin थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण होता है। तो हमें यहाँ पर कर्ण नहीं पता है, तो हम कर्ण ज्ञात करेंगे। तो कर्ण बराबर होता है, कर्ण बराबर हो जाएगा √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब है यहाँ पर 5, तो 5 का स्क्वायर, अब प्लस आधार है 12, तो 12 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25, और प्लस 12 का स्क्वायर 144। अब 25 प्लस 144 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 169, और 169 का वर्गमूल होता है 13। तो यानी कि कर्ण निकल करके आ गया यहाँ से हमारा 13। अब हमें साइन थीटा का मान ज्ञात करना है, तो साइन थीटा बराबर होता है यहाँ पर लंब बटे में कर्ण। तो यहाँ से लंब दिया गया है, लंब है यहाँ पर 5, तो 5, और अभी हमने कर्ण ज्ञात किया है, कर्ण 13। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है साइन थीटा बराबर 5/13, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है, तब वर्ग की भुजा है। यानी एक तार है जिसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, जिसको वृत्त के रूप में मोड़ा गया है, तब वर्ग की भुजा ज्ञात करना है। यानी कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त को ही अगर हम एक वर्ग के रूप में मोड़ दें तो दोनों का जो परिमाप है वो तो बराबर होगा, क्योंकि जो 28 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला जो तार है उसी तार को हमने वर्ग के रूप में मोड़े, तो दोनों का परिमाप बराबर होगा। तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं कि वर्ग का परिमाप, यानी वर्ग का परिमाप ये बराबर होगा वृत्त की परिधि के, वृत्त की परिधि के। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, वर्ग का परिमाप यानी कि 4 गुना भुजा और बराबर वृत्त की परिधि 2πr, तो 2 गुना 22/7 और गुना r। तो r का मान दिया है 28 सेंटीमीटर, तो 28 रख देंगे यहाँ से। अब 7 से काटे इसको, 4 बार में 7 चौके 28, और लेफ्ट साइड में 4 गुना में है और राइट साइड में भी, तो ये 4 से इस 4 को कैंसिल कर दिए, यानी कट गया। तो a का मान निकल करके आ गया यहाँ से, 22 में 2 से गुना किए तो 44 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 6, 8, 9, x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान क्या होगा? यहाँ पर डेटा दिया गया है, माध्य दिया गया है और हमें x का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि माध्य बराबर होता है सभी संख्याओं का योग और बटा में कुल संख्या। तो यहाँ से जो भी डाटा दिया गया उसको सभी को जोड़ लेंगे, 6 + 8 + 9 + x और प्लस 13, और बटे में हो जाएगा टोटल संख्या यहाँ पर 5 है तो 5, और माध्य दिया गया है, माध्य कितना है? तो माध्य 10 है, तो 10 बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से हम 6, 8, 9 और 13 को जोड़ लेंगे, तो 6, 8, 9 और 13 को जोड़ेंगे तो 9, 8, 17, 17 और 6 हो जाएगा 23, और 23 में 13 जोड़ेंगे तो 36, तो हो जाएगा 36 + x और बटे में 5। तो अब हम यहाँ से तिरछा तिरछा गुना करा लेते हैं, 10 में 5 से गुना करेंगे तो 10 5 हो जाएगा 50, 10 में 5 से गुना किए तो 50, और बराबर हो गया 36 + x। हमें x का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर हो जाएगा 50 - 36। 50 में से 36 घटाएंगे तो 14 आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
64 सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। तो हम जानते हैं कि जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो 2 होती है और सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो 4 होता है, और इन दोनों का गुणनफल पूछा है तो दोनों को गुना कर देंगे यानी कि प्रोडक्ट। तो 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 65 कि निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। तो अपरिमेय नहीं है पूछा है तो हम इसे ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। जैसे कि ऑप्शन ए में दिया है √64/81, तो 64 का वर्गमूल होता है 8 और 81 का वर्गमूल होता है 9। तो यह एक अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि यह एक परिमेय संख्या है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। जैसे कि बी में दिया हुआ है 2√3, तो यह एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि √3 का वर्गमूल नहीं निकलता है। उसी प्रकार से अगर हम देखें √21/35 दिया गया है तो इसका भी वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता है, और लास्ट ऑप्शन है √3 गुना √2, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि इन दोनों को गुना करेंगे तो रूट में 6 और √6 का वर्गमूल नहीं होता है, तो ये भी सही नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि एक अपरिमेय नहीं है यानी कि परिमेय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि p+1, 2p+1, 4p-1 AP में है तो p का मान है। तो यहाँ पर जो भी डाटा जब AP में दिया गया होता है वो तभी AP में होगा जब उसका सार व अंतर समान हो। तो यहाँ पर जो p+1 इसे हम प्रथम पद मान लेते हैं यानी कि A1, और ये जो 2p+1 है ये A2, और ये जो 4p-1 है ये हो जाएगा A3। तो यहाँ पर जब दोनों का सार्वंतर यानी कि AP में तभी होगा जब सार्वंतर समान हो। तो यहाँ से हम इसको A2 में से माइनस कर लेते हैं A1 को, इसे बराबर कर देते हैं A3 माइनस A2। तो यहाँ से चूंकि सार्वंतर समान होगा इसलिए हम A2 माइनस A1 को घटा दिए और ये बराबर होगा A3 माइनस A2। तो A2 का मान यहाँ पर दिया गया है 2p+1, और इसमें से A1 को घटा लेंगे तो माइनस में p और माइनस में 1, ये बराबर होगा 4p-1। 4p-1 में से माइनस करेंगे यानी घटा देंगे माइनस में 2p-1 को। तो अब यहाँ से +1 -1 कैंसिल हो गया और 2p में से 1p घटा दिए तो बच गया p बराबर 4p में से 2p घटा दिए तो यहाँ पर बच गया हमारा 2p, और माइनस हो जाएगा -1 और -1 हो गया -2। तो p बराबर हो गया 2p-2। ऐसे इस प्रकार से लिख सकते हैं p बराबर 2p-2। अब 2p में से 1p घट जाएगा तो बच जाएगा p बराबर 2। तो यहाँ पर p का मान निकल करके आ गया 2, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ से ऑप्शन बी को टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा कहलाती है। यानी कि मान लेते हैं कि ये एक वृत्त है, तो वृत्त के जो सिर्फ एक बिंदु को स्पर्श करे, जैसे जीवा, तो जीवा वृत्त के किन्हीं 2 बिंदु को स्पर्श करती है, तो यह भी एक ये जीवा है, और ये भी जो हमने खींचा एक जीवा है। इस प्रकार से ये जीवा हम लोग खींच लिए यहाँ पर। तो जीवा जो होती है वो वृत्त को किन्हीं 2 बिंदु पर स्पर्श करती है, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी को देखते हैं, तो ऑप्शन बी ये एक वृत्त है, और स्पर्श रेखा, तो स्पर्श जो रेखा होती है वो सदैव वृत्त को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि एक ही बिंदु पर इस तरीके से होकर के गुजरती है, स्पर्श करती है, सॉरी प्रतिच्छेद नहीं करती है, स्पर्श करती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और यहाँ पर ऑप्शन सी में छेदक रेखा दिया गया है, तो छेदक रेखा भी नहीं हो सकता। छेदक रेखा भी जो है वृत्त को 2 बिंदु से इस प्रकार से स्पर्श करती है, यानी कि टच करते हुए गुजरती है, तो यह भी नहीं हो पाएगा। ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। तो वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है वो वृत्त को सिर्फ एक बिंदु से स्पर्श करती है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 है 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर होगा। हमें परिसर ज्ञात करना है, तो परिसर बराबर होता है, परिसर बराबर उच्च सीमा, यानी जो हाई लेवल है, जो उच्च सीमा है, यानी कि इसमें 30 है। इसमें सबसे ज़्यादा जो मान है वो 30 है और सबसे न्यूनतम मान है इस डेटा का 9। तो उच्च सीमा में से हम निम्न सीमा को माइनस कर देते हैं, यानी 30 में से 9 को घटा देंगे तो 21। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी 21।
तो हमें बस परिसर ज्ञात करना था, तो परिसर हो गया उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा लेंगे, तो 21 आंसर। आगे है नेक्स्ट, कॉट 90 माइनस ए बराबर, तो कॉट 90 माइनस एक तरीके से ए यानी कि थीटा है, तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉट 90 माइनस थीटा ये टेन थीटा के बराबर होता है, तो थीटा की जगह पर ए है तो ये हो गया कॉट 90 माइनस ए टेन ए के बराबर, तो यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट है। अब हम इससे रिलेटेड और कुछ फॉर्मूला को जान लेते हैं, जैसे कि कॉस, अगर हम बात करें कॉस 90 माइनस थीटा, इस तरीके से कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये बराबर हो जाएगा साइन थीटा के। और जब हम बात करेंगे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, तो ये बराबर होगा कॉस थीटा के, एक दूसरे के विपरीत। अब इसी में हम टेन के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि टेन 90 माइनस थीटा ये बराबर होता है कॉट थीटा के, और कॉट में जब हम 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये बराबर होता है टेन थीटा के। नेक्स्ट सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा ये बराबर होता है कॉसेक थीटा के, कॉसेक थीटा। और जब बात करें कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो ये बराबर होगा सेक थीटा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि, तो दो त्रिभुज समरूप तभी होगा जब उनके संगत कोण बराबर हों, उनकी संगत भुजाएं बराबर हों, तो ऑप्शन सी दिया है दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दो त्रिभुज तभी समरूप होगा जब उनके संगत कोण बराबर हों और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 माइनस रूट 3 है, तो 3 माइनस रूट 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है कि एक अपरिमेय संख्या है कि एक पूर्णांक है कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 3 एक परिमेय संख्या, और परिमेय में से यहाँ पर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय में से जब हम अपरिमेय को माइनस करेंगे, अपरिमेय को घटाएंगे, तो हमेशा एक अपरिमेय संख्या आता है, अपरिमेय। तो इसलिए परिमेय में से यहाँ पर अपरिमेय यानी कि 3 में से रूट 3 को घटाया गया है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, 11.23564 जिसमें 564 पर रैंकिंग है, तो यहाँ पर इसे हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, जैसे 11 है तो इसे हम इस प्रकार से 11 लिख लेंगे, और 2 3 5 6 4 जो भी नंबर है उसको लिख लेंगे, 2 3 5 6 4, फिर यहाँ पर माइनस कर देंगे, और जिस पर रैंकिंग नहीं है उसे हम घटा देंगे, और बटा में यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हैं कि दशमलव के बाद 3 अंक है, 5 6 4 जिस पर रैंकिंग है, तो उसके लिए हम 3 को इस प्रकार से 9 लिखेंगे, और दशमलव के बाद 2 अंक पर रैंकिंग नहीं है तो उसके लिए हम 0 लिखेंगे, और इस प्रकार से हम इसे सॉल्व कर लेंगे, जैसे कि 23,564 में से 23 माइनस करेंगे और बटा में 99,900 हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि यह एक परिमेय संख्या यानी कि बटा के रूप में है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, एक परिमेय संख्या। आप इसे आगे सॉल्व कर लेंगे। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.233 इस तरीके से डैश डैश है, यानी कि हम इसी क्वेश्चन के कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, 5.2 और 3 पर यहाँ रैंकिंग है, तो इसे भी हम इस प्रकार से, जैसे कि 5 है तो 5 लिख लेंगे, और यहाँ पर दशमलव के बाद में 23 है तो यहाँ 23, और एक अंक पर जिस पर रैंकिंग नहीं है उसे माइनस कर देते हैं, तो 23 में से 2 घटा देंगे, और बटा में दशमलव के बाद एक अंक पर रैंकिंग है तो एगो 9 और एगो अंक पर नहीं है तो एगो 0 लगा देंगे। तो इसे हम आगे सॉल्व करते हैं, जैसे कि 5 है तो 5 लिखेंगे, 23 में से 2 घटाएंगे तो 21, और बटे में 90 है तो 90, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 5.21 बटा में 90। इसे हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। 5.21 बटे में 90 आया है, तो बराबर 90 में 5 से गुना करेंगे तो 450 आएगा, 450 में 21 जोड़ेंगे तो 471 बटे में 90, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, एक परिमेय संख्या। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 बटा में √7 है, तो यहाँ पर रूट में 7 इसका वर्गमूल नहीं निकल पाता है, तो यह हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या, इसलिए 1 बटा में √7 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या।
क्वेश्चन नंबर 75 है, भाज्य ए और भाजक बी के लिए a बराबर बी क्यू प्लस आर में r के लिए कौन सा मान सत्य है। तो ये जो क्वेश्चन है ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से है, जिसमें भाज्य a है और भाजक यहाँ पर दिया गया है कि भाज्य a है और भाजक b है, जिसमें a बराबर है बी क्यू प्लस आर में r के लिए कौन सा मान सत्य होगा। तो हम चलते हैं इसे ऑप्शन से, जैसे कि इस क्वेश्चन में 0 से जो r का जो मान है वो 0 जो है वो छोटा या बराबर होगा r से, और r का जो मान है वो सदैव छोटा होगा किससे, तो b से। r यानी कि हो गया यहाँ पर रिमाइंडर, तो r सदैव छोटा होगा b से, b यानी कि हो गया भाजक से। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ 76 नंबर, आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर के सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर कि क्या होगा। 76 नंबर क्वेश्चन आप ये होमवर्क में नोट कर लें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, ताकि हम आगे भी आप लोगों के लिए इस तरह का वीडियो ला सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।